हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। हमारी 3 से 4 क्लासेस और आएंगी हिंदी के अंदर। उसके बाद जो हमारी हिंदी की जो पेडागोजी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपको पहले हिंदी का जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको देखना है। उसके बाद आपको हिंदी का जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी थ्योरी क्लासेस की और एक PYQ क्वेश्चंस की। तो आप सबसे पहले थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद PYQ क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। एग्जाम में यही आने हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बार बार वीडियोस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझ कर रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं भाषीय कौशल, यानी कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स। इसके अंदर 2 स्किल्स मैं आपको करवा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। बाकी की हमारी 2 बची हुई हैं, उनको आप देखने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। देखिए, हम पठन कौशल को पढ़ेंगे। उसके बाद जो पठन कौशल के उद्देश्य हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं पठन कौशल के प्रकार, जिसमें सहस्वर पठन और मौन पठन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनके प्रकार देखेंगे कि सहस्वर पठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया, समवेत वाचन हो गया। इसी तरह हम फिर मौन पठन के प्रकार देखेंगे, जिसमें गंभीर मौन पठन, द्रुत पठन और विहंग अवलोकन पठन, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेखन कौशल को देखने वाले हैं। लेखन कौशल का विकास करते समय क्या क्या करना चाहिए इस बारे में जानेंगे हम। उसके बाद हम लेखन कौशल के प्रकार देखेंगे, जिसमें श्रुतलेख, सुलेख, प्रतिलेख और अनुलेख, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पठन कौशल, कि पठन कौशल क्या होता है। देखिए, पठन का मतलब आपको पता है क्या होता है, पढ़ना। और मैंने पठन कौशल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर भी बताया था आपको साइकोलॉजी के अंदर, क्या होता था, डिसलेक्सिया, है ना। आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पठन कौशल, पठन यानी कि पढ़ना, यानी कि लिखित शब्द के आधार पर अर्थ निकालना। नॉर्मल सी बात है, जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो चीज़ लिखत में है, कहीं पे लिखी हुई है कहीं पे, तभी आप उसको पढ़ पा रहे हैं। तो यानी कि लिखित शब्द के आधार पर उसका क्या निकालना, अर्थ को निकालना, क्या कहलाता है, आपका पढ़ना कहलाता है। अब देखिए, पठन कौशल का जो अर्थ है वो होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मैंने बताया है आपको, अर्थ ग्रहण तो 100% होना चाहिए, चाहे फिर आपका वो पठन हो, चाहे फिर आपको वह श्रवण कौशल हो, चाहे लेखन कौशल हो, हर जगह उस चीज़ का अर्थ तो 100% निकलना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो जो पठन कौशल है उसका अर्थ क्या होगा, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। आगे देखिए, पठन कौशल को हम और क्या वो कह सकते हैं, वाचन कौशल। इस चीज़ को याद रखना आप, जो पठन कौशल है उसको हम वाचन कौशल भी कहते हैं, ठीक है। वाचन का मतलब भी एक तरह से बोलना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। आगे देखिए, बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पढ़ना नहीं कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ का अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसको पढ़ना नहीं कहा जाएगा। पढ़ना आपका तभी सार्थक होगा जब उस चीज़ का कुछ अर्थ भी निकले, ठीक है ना। तो बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पढ़ना नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, विराम चिन्हों, लिपि प्रतीकों, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए एक सही गति से पढ़ना आपका पठन कौशल कहलाता है। देखिए, विराम चिन्ह के बारे में हमने एक बार पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने लिखा था रोको मत जाने दो। वहां पे मैंने रोको मत के बाद क्या लगाया था, अल्प विराम लगाया था, ठीक है। तो आपके बोलने के तरीके से भी पता चल जाता है। जैसे मैंने बोला रोको मत जाने दो, एक मैं बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो, तो दोनों में डिफरेंस है। आपको आरोह और अवरोह का ध्यान रखना पड़ेगा, और उससे भी सामने वाला जो इंसान है वो समझ जाता है भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको पढ़ते समय विराम चिन्हों का, लिपि प्रतीकों का और आरोह अवरोह, तो आरोह अवरोह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब कहाँ पे आपको अपनी जो आवाज़ है वो तेज करनी है और कहाँ पे
धीमी करनी है। ये कहलाता है आपका आरोह और अवरोह। ठीक है, तो आपको पठन कौशल करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम पठन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी कि आप बच्चों को पढ़ना सिखाना चाह रहे हो, जो पढ़ने की स्किल है ना बच्चों के अंदर वो डेवलप करना चाह रहे हो, तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आप, विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता विकसित करना, यानी कि अलग अलग प्रकार की शैलियां होती हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ना हर शैली में अच्छे से पढ़ सके, उनमें क्षमता विकसित हो जाए। ठीक है, वो बोरिंग महसूस ना करें। ठीक है, तो विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता विकसित करना। आगे देखिए, बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। देखिए, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है। स्वाध्याय जो बना है ना वो आपका सौ प्लस अध्याय से बना है, और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सौ यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ये ए है, और ये ए और ये ए मिलकर आ बन जाते हैं, तो इसलिए हमारा बन जाता है फिर स्वाध्याय। ठीक है, तो बच्चे में स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करें वो चीजों का, इस प्रवृत्ति को हम क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। जब बच्चों का पठन कौशल, जो पठन स्किल है वो विकसित हो जाएगी ना, तो बच्चे खुद से अध्ययन करेंगे चीजों का, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना हमारा उद्देश्य है। आगे देखिए, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। फिर नॉर्मल सी बात है, काफी बार पढ़ चुके हैं हम, अब भाई पढ़ना सभी होगा जब उसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण का विकास करना। नॉर्मल सी बात है, हमें पॉजिटिव चीजें चूज करनी है, सही है। पढ़ने से बच्चों में ज्ञान का विस्तार होता है, ये चीज भी आपकी क्या है, सही है। भाई बच्चा पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना कुछ तो नॉलेज गेन करेगा ना, तो पढ़ने से क्या हो रहा है, बच्चे में ज्ञान का विकास भी हो रहा है। आगे देखिए, पढ़ने से बच्चे में विषय ज्ञान में वृद्धि होती है। अब विषय ज्ञान का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट के अंदर, भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट लेगा या जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट होगा उस चीज को वो पढ़ेगा ना, और अगर उस चीज को वो पढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है उसके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि भी होगी। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ने से बच्चों के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात भी ठीक है, भाई जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके सामने नए नए वर्ड्स आएंगे, नए नए शब्द आएंगे, और अगर नए नए शब्द आ रहे हैं तो उनको वो सीखेगा, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, आपके शब्द भंडार में भी तो वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, तो पढ़ने से क्या होगा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आगे देखिए, पढ़ने से बच्चों को लिपि विराम चिन्हों का क्या होता है, ज्ञान होता है। भाई ये चीज भी 100% सही है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अर्थात वे गलतियां कम करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पठन कौशल के प्रकार, यानी कि जो आपके पढ़ने की जो स्किल है ना वो कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है सहस्वर। अब स्वर का मतलब आप समझ गए होंगे, सहस्वर का मतलब होता है आप आवाज करते हुए पढ़ रहे हैं, सहस्वर पठन। और एक होता है आपका मौन पठन। अब ये मौन पठन क्या होता है आपको पता है अच्छे से। मौन पठन का मतलब होता है मन ही मन में पढ़ना। ठीक है, यानी कि आप आवाज को बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप मन ही मन में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों का एक्चुअल मतलब समझते हैं हम। चल देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सहस्वर पठन। ठीक है, देखिए, जब बच्चा हर एक अक्षर को आवाज करते हुए, याद रखना आवाज करते हुए, जब बोल बोल कर पढ़ता है ना तो वह कहलाता है आपका सहस्वर पठन, यानी कि सहस्वर, स्वर के साथ, आवाज के साथ। ठीक है, तो सहस्वर पठन का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा हर एक अक्षर को आवाज करते हुए बोल बोल कर पढ़ता है तो वह सहस्वर पठन कहलाता है। आगे देखिए, यानी कि अक्षरों व लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर। भाई वाणी प्रदान का मतलब क्या है, वही बात हो गई, आवाज करते हुए, बोलते हुए प्रदान कर अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, सहस्वर पठन कहलाता है। पर नॉर्मल सी बात है, एक चीज को आप कितने भी तरीके से लिख लीजिए, मतलब तो उनका एक ही निकलना है। अगर सहस्वर के पठन का मतलब क्या हो गया, आवाज करते हुए पढ़ना, स्वरों के साथ पढ़ना। ठीक है, वही कहलाता है आपका सहस्वर पठन। अब देखिए, जो आपका सहस्वर पठन है ना, इसके भी क्या है, कुछ प्रकार हैं, इसमें भी शामिल होता है। क्या क्या चीजें हैं देखिए, तो सहस्वर पठन है, इसका जो पहला टाइप है वो है आदर्श वाचन। अब आप आदर्श से कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, तो भाई सिंसियर है बंदा, आदर्श बंदा है। ठीक है, तो यह जो वाचन होता है ना, यह दिया जाता है शिक्षक के द्वारा। बस आपको ये याद रखना है, वहां पे पूछा जाएगा आपसे, अगर जो आदर्श वाचन होता है ना वो कौन करते हैं, छात्र करते हैं, शिक्षक करते हैं, या छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, आपके माइंड में होना चाहिए जो आदर्श वाचन है वो अध्यापक के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है देखिए, यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है और छात्र फिर पीछे पीछे शिक्षक का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब आपको पता है, नकल करते हैं, उनके पीछे पीछे बोलते हैं। और इसके लिए होना क्या चाहिए, शिक्षक का जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर नॉर्मल सी बात है, आदर्श वाचन कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। तो आदर्श वाचन का मतलब क्या हो गया भाई, शिक्षक आपके सामने खड़ा है प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी क्लास के अंदर, और वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, वो लेक्चर सा दे रहा है, और छात्र क्या कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे उस चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि नकल कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे अच्छे से समझ सकें, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो शिक्षक का जो उच्चारण है ना, जो बोलने का तरीका है ना, आरोह अवरोह हो गया, उसके बोलने का जो तरीका हो गया, जो उसका उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए, एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। क्यों, ताकि बच्चे अच्छे से उस चीज को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनुकरण वाचन। अब ये अनुकरण वाचन क्या होता है, देखिए जो अनुकरण वाचन है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, छात्रों के द्वारा किया जाता है। देखिए याद करने का तरीका देखिए आप, आदर्श वाचन कौन था, शिक्षक था। क्यों, क्योंकि आदर्श कौन होता है, हमारा शिक्षक हमारा आदर्श होता है। ठीक है, अनुकरण वाचन यानी कि नकल करना, अनुकरण का मतलब आपको पता है, तो नकल कौन करते हैं, बच्चे ही तो करते हैं ना। तो यह छात्रों के द्वारा किया जाता है। एक छात्र कविता या पाठ को पढ़ता है और फिर बाकी बच्चे क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। आपको याद होगा क्या करते थे, क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर पाठ को पढ़ता था, स्टोरी है, हिस्ट्री है या हिंदी की कविता है, कोई भी है, तो टीचर क्या करता था, एक छात्र को खड़ा कर देता था और वो उस चीज को पढ़ता था, और बाकी बच्चे क्या करते थे, बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते थे। तो इसको बोलते हैं अनुकरण वाचन। ठीक है, समझ गए होंगे आप, अनुकरण वाचन का मतलब क्या है, यह छात्रों के द्वारा किया जाता है और एक छात्र क्या करता है, कविता या पाठ को पढ़ता है और बाकी क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका समवेत वाचन। भाई आप याद रखना, सम का मतलब होता है साथ। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, साथ, यानी कि आप साथ मिलकर कर रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, साथ का मतलब क्या हो गया भाई, समूह में कर रहे हो। तो यह वाचन समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है। बस सिर्फ इतना याद रखना है आपको, समवेत वाचन क्या होता है, समूह में किया जाता है, सभी छात्र एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका मौन पठन। अब ये मौन पठन क्या होता है, भाई मौन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मन ही मन में पढ़ना। ठीक है, देखिए जब बच्चा बिना आवाज के मन ही मन पढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है या मौन पठन कहलाता है। ठीक है, मौन पठन कहलाता है। आगे देखिए, मौन पठन को सस्वर वाचन से अच्छा बताया गया है। देखिए अब पर नॉर्मल सी बात है, एक तो आप आवाज करते हुए पढ़ रहे हो, अगर आप आवाज करते हुए पढ़ते हैं तो नॉर्मल सी बात है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी सभी का भी ध्यान जाता है, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है जब आप बोलकर पढ़ रहे हैं, तो होता है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि जो आपका मौन पठन है ना, वो सस्वर वाचन से अच्छा बताया गया है। क्यों, मौन पठन में आप मन ही मन पढ़ते हैं, तो ना तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो भी कम लग रही है मौन पठन के अंदर, है ना। तो मौन पठन है वो किससे अच्छा है, सस्वर वाचन से अच्छा है। आगे देखिए, मौन पठन हमारे लिए अधिक व्यवहारिक, सुगम और उपयोगी है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप इस चीज़ को याद रखना, मौन पठन ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम मन ही मन पढ़ते हैं, तो वह अधिक व्यवहारिक भी है, सुगम भी है यानी कि आसान भी है, और क्या है, अधिक उपयोगी भी है। ठीक है, आगे देखिए, मौन पठन से जो अर्थ ग्रहण होता है ना, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। आप मन ही मन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को याद रखना, जो आपको पढ़ने की जो स्पीड होती है ना, वो ज़्यादा तेज होती है क्योंकि आप मन ही मन पढ़ रहे हैं, आपको आवाज़ निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट हो रही है। तो जो मौन पठन से अर्थ ग्रहण करना है वो ज़्यादा जल्दी होता है और आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मौन पठन से समय और शक्ति की बचत होती है। भाई शक्ति के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, भाई नॉर्मल सी बात है, आप बोलकर नहीं पढ़ रहे तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो आपकी कहीं ना कहीं जो पावर है, एनर्जी है, वो बच रही है ना। तो मौन पठन से शक्ति की तो बचत होती है, साथ में समय की भी बचत होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। आगे देखिए, उसके बाद आता है कि जो आपका मौन पठन है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका गंभीर मौन पठन। गंभीर, आप समझ गए होंगे, गंभीर से यानी कि क्रिटिकल, आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर क्या है, गंभीर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस पठन में जो पढ़ने की गति है ना, वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें हम पहली बार नवीन तथ्यों या विचारों को पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अधिक ध्यान लगाना पड़ता है। हो गया ना गंभीर मौन पठन। भाई गंभीर मौन पठन का मतलब है आप किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं
और जब आप किसी भी काम को पहली बार करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से, बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर उस काम को करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे ना, तो आप जल्दी कर पाएंगे, आपको पता है इस चीज़। तो जब पहली बार करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही हम गंभीर तरीके से करेंगे, तो इसको बोलते हैं गंभीर मौन पठन। जब आप पहली बार किसी नवीन तथ्यों को या विचारों को पढ़ रहे होते हैं तो वो गंभीर मौन पठन कहलाता है, और स्पीड भी आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका द्रुत पठन। अब द्रुत, द्रुत का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, यानी कि तेज, द्रुत, जल्दी से। ठीक है, तो द्रुत पठन का मतलब क्या है, इस पठन में पढ़ने की जो गति है ना, वो कैसी होती है, तेज होती है। क्यों? क्योंकि हम कहानी को, उपन्यास को, नाटक को या फिर किसी जीवनी को यहाँ पे हम आनंद के तौर पर पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आनंद के तौर पर पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना, आनंद के तौर पर, यानी कि यहाँ पर आप चीज़ों को सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को एक आनंद के तौर पर, एक इंटरेस्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं। और जब आप इंटरेस्ट के तौर पर पढ़ते हैं ना, तो आप ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, आप गंभीर होकर नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आप इंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मन ही मन जो तेज हो जाती है, क्या, पढ़ने की जो आपकी गति है वो क्या हो जाती है, मन ही मन तेज हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है आपका व्यंग अवलोकन पठन। अब ये क्या होता है, देखिए, चीजों को क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बस रिवाइज किया जाता है। जैसे देखिए, हम पेजेस को, जब हमारा एग्जाम पास आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को पहले ही रेडी कर चुके होते हैं, हम बस उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, हम बार बार पेजों को पलट रहे हैं, बस थोड़ा सा पढ़ा, हाँ ठीक है, रिवाइज हो गया, पेज पलट दिया, फिर पढ़ा, पेज पलट दिया। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पेजों को पलटते हुए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को बस रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं व्यंग अवलोकन पठन। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है आपका लेखन कौशल। नेक्स्ट जो 4 नंबर की आपकी स्किल्स है, उसको बोलते हैं लेखन कौशल। अब लेखन का मतलब आपको पता है, यानी कि राइटिंग से रिलेटेड, है ना। और राइटिंग से रिलेटेड मैंने आपको डिसऑर्डर कौन सा बताया था, डिसग्राफिया। अगर आपको याद हो, क्या बताया था, डिसग्राफिया। ठीक है ना। देखिए, अब लेखन कौशल क्या होता है, यानी कि लिखकर अपने भावों को क्या करना, व्यक्त करना। इजी है, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, यानी कि लिखकर अपनी बातों या भावों को दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। आगे देखिए, यहाँ व्याकरण संबंधित नियमों को ध्यान में रखा जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, जो व्याकरण संबंधी नियम है ना, उनका रिलेशन किससे है, आपके लेखन कौशल से है। क्योंकि आपको चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो आपको विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे विस्मयादि बोधक लगाना है। तो ये क्या है, ये व्याकरण से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको व्याकरण संबंधित नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखिए, यहां बच्चे अर्थपूर्ण वाक्यों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए शब्दों व विराम चिन्हों को पूरा ध्यान रखा जाता है। भाई अर्थपूर्ण वाक्यों का मतलब क्या हो गया, मैंने अल्प विराम का एक आपको एग्जांपल दिया था ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बताया था ना मैंने आपको। तो वहां पे क्या था, आप बच्चे अर्थपूर्ण वाक्य बना रहे हैं। और जब अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे ना, तो उन्हें शब्द भी अच्छे चूज करने पड़ेंगे, उनको विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, आगे देखिए। लेखन के द्वारा अक्षर, शब्द व वाक्य क्या किया जाता है, इनको स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, वाक्य के अंदर क्या किया जाता है, जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, इनको एक स्वरूप प्रदान किया जाता है। यानी कि आप पूरे सेंटेंस के अंदर इनको जचाते हैं, कहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, कहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, कहाँ पे विराम चिन्ह आएगा, कहाँ पे अल्प विराम आएगा। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो लेखन के द्वारा अक्षर, शब्द व वाक्यों के स्वरूप का ज्ञान होता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं लेखन कौशल का विकास करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको कलम को पकड़ना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। कलम को भी पकड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, आपको याद हो, हम पहले के टाइम पे तख्ती यूज करते थे, अब तो नहीं करते हैं आजकल के बच्चे। तो पहले क्या यूज किया जाता था, तख्ती का यूज किया जाता था। तो वहां पे हम जो लकड़ी है उसकी एक कलम बनाते थे, तो उसको एक पकड़ने का तरीका होता था। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे है सही तरीके से बैठना, यानी कि जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपका जो पोस्चर है ना, जो बैठने का तरीका है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आगे देखिए।
वर्णों व शब्द लेखन का क्या करना चाहिए, आपको अभ्यास करना चाहिए अगर आप लेखन कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो। आगे देखिए, बच्चों को खुद के भावों को व्यक्त करने का अवसर लेखन माध्यम से देना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, आप एक बात बताइए, आपको लेखन कौशल में विकास करना है। अब लेखन कौशल का मतलब हो गया कि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के अवसर मिलने चाहिए। अब आप उसमें अपने खुद के भाव या खुद के जो मन की कोई बात है, आपने कोई आज घटना देखी है, आप उस बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, या फिर आप किसी प्रस्ताव को रट कर तब ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना। जब आपके खुद के जो भाव होते हैं ना, वो आप ज़्यादा आसानी से लिख पाओगे, ज़्यादा आराम से लिख पाओगे। तो बच्चों के जो खुद के भावों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए टीचर को लेखन के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों से उनके दिन की घटनाओं के बारे में लिखवाना चाहिए। भाई ये आपको मैं बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों को रटना नहीं पड़ेगा, वो आराम से लिख कर बता देंगे। और इस तरह से लिखेंगे ना तो उन्हें चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा और वो आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हमें ध्यान रखना है कि बच्चा सही विराम चिन्हों का प्रयोग करे। मैं बता चुका हूं आपको, अगर लेखन कौशल है तो विराम चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बच्चों से श्रुत लेख करवाइए। अब श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो बच्चों से क्या करवाना चाहिए, श्रुत लेख करवाना चाहिए। आगे देखिए, जब बच्चा पहली बार लिखना प्रारंभ करता है ना तो वह क्या करेगा, कोई तिरछी लाइनें खींचेगा, उल्टी लाइन खींचेगा, या फिर सीधी रेखाएं खींचता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे ऐसा करने देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा फर्स्ट स्टेप है बच्चे का लिखने के कौशल के विकास करने के लिए। यह बच्चे का फर्स्ट स्टेप है, वह पहली बार लिखने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बच्चे को रोक टोक नहीं करनी है, उसको करने देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों से प्ले स्कूल्स में इसी तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जैसे स्क्रिबलिंग हो गया, पेजेस पर बड़ा बड़ा लिखना हो गया, बच्चे दीवार पर लिख रहे हैं। तो स्क्रिबलिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, स्क्रिबलिंग का मतलब होता है जब बच्चे हैं ना वो नोटबुक में या दीवार पर कुछ ना कुछ लिख लिखोड़िया, जो बोलते हैं ना हम हिंदी के अंदर हमारी देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, अब बच्चा क्या कर रहा है यार, लिख लिखोड़िया कर रहा है ना। तो लिख लिखोड़िया का मतलब स्क्रिबलिंग करना ही है। ठीक है, हम देसी लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। तो यानी कि बच्चा आडा टेढ़ा कुछ भी लिख रहा है दीवार पर, कभी इधर लाइन खींच दी, कभी इधर लाइन खींच दी, है ना। नोटबुक में भी कभी कुछ लिख रहा है, कभी कुछ, क्योंकि बच्चे को अभी लिखना नहीं आया है, बस वो लिखने की कोशिश कर रहा है, लिखने के फर्स्ट स्टेप के अंदर है वो। तो इसको बोलते हैं हम स्क्रिबलिंग। ठीक है, आगे देखिए, लेखन कौशल के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे लेखन कौशल के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है ना, लेखन कौशल के प्रकार, सबसे पहले आपका आता है श्रुतलेख। मैंने आपको बताया था, श्रुत का मतलब होता है सुनना, तो यानी कि सुनकर लिखना क्या कहलाता है, आपका श्रुतलेख कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए, इसमें अध्यापक किसी विषय के बारे में बोलते रहते हैं, यानी कोई भी आपका टॉपिक है उसके बारे में टीचर क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है। ठीक है, और छात्र उनके बोले गए शब्दों को क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। ये चीज़ आज भी है, जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हो गए या स्कूल्स में भी क्या किया जाता है, टीचर है ना वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर क्या दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, और जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एज इट इज उस चीज़ को लिख रहे हैं, जैसा टीचर बोल रहा है ना वैसे ही वो लिखते जा रहे हैं। यह कहलाता है आपका श्रुतलेख, यानी कि सुनकर लिखना, टीचर की बात आप सुन रहे हो और आप लिख रहे हो। ठीक है, इस लेखन में आवश्यक है कि जो अध्यापक है ना वो मध्यम गति से बोले और स्पष्ट बोले, ताकि बच्चे शुद्ध लिख सकें और विराम चिन्हों को सही सही जगह पर लगा सके। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप सुनकर लिख रहे हैं तो जो बोलने वाला है उसकी क्लियर आवाज होनी चाहिए ना, स्पष्ट आवाज होनी चाहिए ना, उसकी जो स्पीड है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी बच्चे लिख पाएंगे। जब बोलने वाले की स्पीड कम होगी ना, एक नियमित स्पीड होगी, उसका जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है वो क्लियर होगा, तभी तो आप शुद्ध लिख पाएंगे ना। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका सुलेख। सुलेख का मतलब क्या होता है, भाई सुलेख का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सुंदर लेखन से, यानी कि जो आपकी राइटिंग है ना वो सुंदर है, अच्छी राइटिंग है। अब इस एक चीज इसमें आप याद रखना, जो सुलेख है ना ये कोई लिखने का प्रकार नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आपके पास आ जाएगा निम्नलिखित में से लिखने का प्रकार कौन सा नहीं है, प्रतिलेख दे देगा, अनुलेख दे देगा, सुलेख दे देगा, श्रुतलेख दे देगा। ठीक है, तो जो सुलेख है वो लिखने का प्रकार नहीं है, यह एक कला है कि आप सुंदर लिखते हैं, आपकी कला है ये, आपकी स्किल है ये। ठीक है, तो सुलेख क्या नहीं है, लिखने का प्रकार नहीं है, यह एक कला है। ठीक है, इसमें बच्चे शब्दों को अच्छे से सुडौल और सुंदर लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका प्रतिलेख। अब प्रतिलेख क्या होता है, प्रतिलेख में छात्र, देखिए प्रति का मतलब समझिए आप, प्रति का मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, कॉपी से,
कॉपी से रिलेटेड चीजें, ठीक है। प्रतिलेख में छात्र किसी भी पुस्तक के पाठ को अपनी कॉपी में क्या करते हैं, लिख कर देखता है, और छात्र के द्वारा कोई गलती किए जाने पर अध्यापक क्या करता है, उसका संशोधन भी करता है। तो प्रतिलेख में आपको ये याद रखना है, कोई पुस्तक का पाठ है, कोई एक आर्टिकल है, उसको बच्चा देख देख कर अपनी कॉपी के अंदर लिख रहा है, तो ये कहलाता है आपका प्रतिलेख, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका अनुलेख। अब अनुलेख का मतलब क्या है भाई, आप अनु से अंदाजा लगा लीजिए, अनुकरण, ठीक है। तो अनुलेख का जो मतलब है वो है अनुकरण करते हुए लिखना, यानी कि नकल करते हुए लिखना। यानी कि जब आप किसी चीज का अनुकरण करके लिखते हैं ना, नकल करते हुए एज इट इज लिखते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका अनुलेख। अब इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक पुस्तिका या बोर्ड पर लिख देता है, ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हुए लिखते हैं। यानी कि जो अध्यापक ने बोर्ड के ऊपर लिखा है ना, बच्चे एज इट इज वैसा का वैसा, जहां पे फुल स्टॉप लगाया है वहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, जहां पे कोमा लगाया है वहां पे कोमा लगाएंगे। यानी कि जो अध्यापक ने बोर्ड पे लिखा है वैसा का वैसा ही बोर्ड से उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका अनुलेख। तो देखिए भाई, जो लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। दोनों पार्ट्स में हमने 4 स्किल्स के बारे में नोट डाउन किया है, ठीक है, अच्छे से सीखा है उनके बारे में। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ का विश्वास कीजिए, ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं ये, ठीक है ना, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक क्लास को रेडी करने में मेरे को 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, जब मैं उस चीज़ को रिटर्न फॉर्म में करता हूँ तो खुद से टाइप करके अच्छे से, ठीक है ना। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।